हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो आई एम रियली सॉरी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज़ मैं जो है सुबह मॉर्निंग में आज वीडियो नहीं शूट कर पाया, तो आपको ये थोड़ा सा लेट जो है वो मिल रही है। बट नेवरदलेस काफ़ी कुछ आज कवर्ड है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। सो आज के हम टॉपिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक तो है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के। तो ये GS3 इकोनॉमी का पार्ट है। द हिंदू में आर्टिकल है कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ के मिले हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्सेस जो एक नॉर्मल पर्सन है या अर्निंग पर्सन है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है विदाउट एनी इंटरमीडियरी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्राइमीरिया ब्रिज जो है, जिसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया रिसेंटली, एंड अगेन उसके कारण से जो वॉर है वो फिर से एस्केलेट होने लग गई है रशिया और यूक्रेन की, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका असर ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। महंगाइयाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो राइज इन इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, प्लस ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स चाहे आपके अमेरिकन मार्केट्स हो, रशियन मार्केट्स हो, यूक्रेन की मार्केट्स हो, वो सारी नीचे जा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट फिर इंडिया के ऊपर भी नेगेटिव पड़ता है, जिससे कि इंडियन मार्केट और इंडियन एक्सपोर्ट्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ईरान प्रोटेस्ट। तो ईरान प्रोटेस्ट को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया था, लेकिन अब पता चल रहा है कि उसके अंदर कुछ बच्चों की भी जो है मृत्यु हुई है। तो इसके ऊपर एक थोड़ी सी हम जो है देखेंगे, अपडेट लेंगे एक। एंड उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ स्ट्रीम को। इसका हमने मैप एनालिसिस करना है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम है आप कह सकते हो, या ये मेन पाइपलाइन है जिसके कारण से पूरा का पूरा जो यूक्रेन वॉर है वो फैसिलिटेट हो पा रहा है। और इसके अंदर लीकेज की भी हमें खबरें देखने को मिली थी, जिसके बाद पुतिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो नॉर्थ स्ट्रीम की लीकेज, क्रीमिया ब्रिज, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके एक ऐसा माहौल बना रही हैं ग्लोबली, जिससे कि दोबारा से चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं। इसके बाद हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है रोज़ की तरह, और एक हम करेंगे मेंस का क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं आज का क्वेश्चन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपका एनवायरमेंट से ये क्वेश्चन है। एम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड द मैनर इन विच इट इज सॉट। यानी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को आप किस तरह से इंक्लूड कर सकते हो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकती है, एम्पावर्ड है। एंड नंबर 2 इज ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो अगर आप एयर, वाटर या लैंड किसी भी तरीके से कोई इमिशन करते हो या डिस्चार्ज करते हो, इमिशन नॉर्मली आप एयर के लिए यूज़ करोगे, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है तो वो इमिशन हो रहा है। डिस्चार्ज आप वाटर के लिए यूज़ करोगे, यानी कि अगर आपकी सपोज करो कि आपकी कोई आयरन ओर की फैक्ट्री है, आप आयरन के कुछ आर्टिकल्स बनाते हो, तो उसके बाद जो वेस्ट पानी है उसको आप जो है नहर में छोड़ देते हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर डिस्चार्ज। तो इनके जो भी आपके डिस्चार्जेस हैं या एमिशंस हैं, इनके स्टैंडर्ड्स को ले डाउन कर सकती है। आपको बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 और नीदर 1 and 2। इसको हम लास्ट में देखेंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में तब तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। तो हमारा हाफ टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। 7.45 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि पहले ब्लैक मार्केट के अंदर या फिर आप कह सकते हो टैक्सेस नहीं देते थे, कैश ट्रांजेक्शन्स करते थे, वो UPI के कारण से जो है वाइट ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं। तो वो बैंक में पैसा जा रहा है, तो आपका बैंक उसको पैसा ट्रैक कर पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके जो है टैक्स ब्रैकेट में आप आ रहे हो। तो टैक्स इवेजन जो है वो कहीं ना कहीं कर्व हुई है, जिसके कारण से आपकी डायरेक्ट टैक्स रिसिप्ट जो है वो बढ़ी हैं। साथ ही साथ सरकार ने ये भी बताया है कि डायरेक्ट टैक्स के रिफंड्स भी बढ़े हैं। मतलब कि आपको पता है कि अगर आपकी तनख्वाह जो है वो उतने थ्रेशोल्ड तक नहीं आती, तो आपका जो भी TDS कटा होता है वो आप रिफंड ले सकते हो, तो रिफंड्स भी बढ़े हैं। मतलब कि लोगों की वाइट की इनकम, या फिर आप कह सकते हो लोग जो पहले 2 नंबर का काम करते थे वो बंद हुआ है, और वाइट के अंदर उनका काम जो है वो हुआ है, और वो इस लेवल तक का हुआ है कि उनका टैक्सेशन उनके ऊपर पड़ रही है, प्लस उनका रिफंड भी बाद में हो रहा है। तो मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है।
विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्लस इससे जो डिजिटल इंडिया है वो आपका इम्प्रूव होता है और यूपीआई इसका मेन कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखिए, अगर आप यूपीआई से पहले वाले एरा में चले जाते हैं तो आप जो भी रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हो या फिर आप रेडी पे कुछ खाना खा रहे हो, स्नैकिंग हो रही है, कुछ आप किराने वाले से लाए हो, कुछ भी आप लाए हो, कोई फल सब्जी लाए हो, वो सब कैश पेमेंट्स हो रही हैं। ना आपकी रिटर्न में आ रहा है, अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो ना ही वो आपका दिख रहा है कि आपने कुछ कमाया था और ना ही उनका दिख रहा है कुछ कमाया था। लेकिन अब ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स वाइट हो रही हैं क्योंकि सबके सब वो यूपीआई से रिसीव कर रहे हैं, यूपीआई से पे कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स की, तो आपके जो ट्यूशन टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, उनको आप कैश, बच्चे की फीस जा रही है 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना आप दे रहे हो, कैश में दे रहे हो, वो कैश में ले रहा है, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो भी ट्रैक नहीं होती थी। सिमिलरली अगर आप ऑनलाइन गिटार सीख रहे हो या आपके बच्चे कोई ऑनलाइन डांसिंग सीख रहे हैं, वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी अब वाइट की हो गई हैं। पहले वो सारी कैश ट्रांजेक्शन्स होती थी तो किसी को दिखती नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें इनकम में जुड़ने लग गई और आप टैक्स ब्रैकेट में आने लग गए। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है बेसिकली? तो टैक्सेस हमारे दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, आप सीधा गवर्नमेंट को पे करते हो। जैसे इनकम टैक्स है, आप अपनी रिटर्न भरते हो और उसके थ्रू गवर्नमेंट को चला जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो आप पे नहीं करते हो, आपके बिहाफ पे कोई और करता है, जैसे कि जीएसटी। अब पहले तो बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे वेल्थ टैक्स था वो भी डायरेक्ट का था, वो अबॉलिश हो चुका। सिमिलरली यहाँ पे सेल्स टैक्स, वैट वगैरह होते थे, वो सारे अबॉलिश हो चुके, अब जीएसटी आ गया। तो बेसिकली आपके पास मोटे तौर पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर एक ऑप्शन आ जाता है, वो है इनकम टैक्स का, और इनडायरेक्ट में आपके पास आ जाता है जीएसटी का। अब इनडायरेक्ट कैसे है जीएसटी? क्योंकि जीएसटी के अंदर आपने एक प्रोडक्ट लिया, आपने एक चिप्स का पैकेट लिया, वो 10 रुपीज़ है, उसके अंदर सपोज करो 1 रुपया टैक्स का है, तो आप वो 1 रुपया सरकार को नहीं दे रहे, वो आपके हिसाब से सेलर जो है आपके बिहाफ पे वो सरकार को दे रहा है। मतलब कि जो बेच रहा है सेलर, आप वो कंज्यूमर। तो इसीलिए ये इनडायरेक्ट हो गया कि जेब से आपके ही जा रहा है टैक्स, लेकिन आप डायरेक्टली टैक्स नहीं दे रहे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपकी जेब से भी जा रहा है और आप डायरेक्टली दे रहे हो और रादर एडवांस में दे रहे हो। आपकी जगह अगर आप सैलरीड हो तो 10% आपका टीडीएस कटता है, प्रोफेशनल हो आप अगर तो आपका 194J में आपका प्रोफेशनल टैक्स कट जाता है, एडवांस टैक्स। अगर आप दोनों में ही फॉल नहीं करते तो आप अपना एडवांस टैक्स कटाते हो 10,000 रुपीज़ में भी पर क्वार्टर, डिपेंडिंग ऑन किस इनकम ग्रुप में आप फॉल करते हो। तो इन तरीक़ों से आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट को या सरकार को पैसा देते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। तो हमारा बहुत ही अच्छी खबर है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ रहा है सरकार के लिहाज से। लेकिन अब हम इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि आपने डायरेक्ट टैक्स की जो स्लैब्स हैं वो कितने टाइम से बढ़ाई ही नहीं है। आज से 3 साल 4 साल पहले भी उसी स्लैब के अंदर जीरो टैक्सेशन थी, आज भी उसी स्लैब में जीरो टैक्सेशन है, मतलब 2.5 लाख तक नील ऐसा करके और डिडक्शन करके 5 लाख तक नील, राइट। तो 5 लाख नील आज भी जीरो टैक्स है और 5 लाख नील 2018 में भी जीरो टैक्स था। तो फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि इन्फ्लेशन तो आपकी बहुत बढ़ गई। अगर मेरी सैलरी में इन्फ्लेशन के कारण ग्रोथ हुई है लेकिन मेरे को इन्फ्लेशन के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा स्कैम है ये, आप कह सकते हो। क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स के स्लैब्स को नहीं बढ़ाते हो तो इट इज़ कॉजिंग अ ह्यूज डिस्ट्रेस टू द पीपल। एक पर्सन 5 लाख रुपए कमा रहा था 2018 में और उसका टैक्स था, इनकम टैक्स था 0। अब 2018 के बाद अब आ गया 2022। अब हमने इन्फ्लेशन का कंसेप्ट पहले भी पढ़ा है, हमने डियरनेस अलाउंस भी पढ़ा था। तो आज उसको वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में जो उसका 5 लाख का था 2018 में, उसको कम से कम 30-35% फालतू कमाना पड़ेगा। चलो हम 30% लगा लेते हैं ऑन एन एवरेज, प्लस 30% या प्लस 40% कर लेते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, राइट। तो ये हो गया आपका 7 लाख। मतलब कि ही इज़ एबल टू मेंटेन सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन 7 लाख्स जो वो 2018 में, मतलब 4 साल पहले 5 लाख में बना पा रहा था। तो टेक्निकली ही शुड नॉट बी टैक्स्ड ऑन दिस 7 लाख ना। लेकिन अब क्योंकि आपने टैक्स की स्लैब तो चेंज करी नहीं, तो आपको यहाँ पे टैक्स की स्लैब उसको वो टैक्सेबल में आ गया, तो 2 लाख पे उसको सपोज करो 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ गया, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लेवल को मेंटेन कर रहा है, उस पर भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है, इनकम उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही। जो इनकम उस प्रोपोर्शन में बढ़ा रहा है तो टैक्स की स्लैब्स उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही, जिसके कारण से नुकसान जो है वो हो रहा है। सो दिस इज द होल
इशू जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एड्रेस करना है सरकार को, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर टैक्स स्लैब्स बढ़ती हैं तो ये एड्रेस इशू हो सकता है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे और टैक्सेस की बात की है इन्होंने आर्टिकल में, जैसे STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उसमें वो आता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारा जो वे फॉरवर्ड है कि हमारी इन्फ्लेशन के नज़रिए से टैक्स स्लैब्स के अंदर भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये 2 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्राइमा ब्रिज। क्राइमा ब्रिज जो है इसको कर्च ब्रिज भी बोलते हैं या फिर क्राइमिया ब्रिज। ये एक रेल रोड ब्रिज है, यानी कि रेलवेज और रोडवेज दोनों के दोनों इसके अंदर हैं, और ये लॉन्गेस्ट यूरोपियन ब्रिज है, लॉन्गेस्ट इन यूरोप, जो कि रशिया ने जब क्रीमिया को कब्जाया था तो उसके बाद इसको जो है वो बनाया था। 2014 में रशिया ने इसको कब्जाया था, और ये आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के अंदर, इसको ये रेल रोड से जोड़ देता था रशिया को, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा वार्म वाटर पोर्ट्स को एक्सेस करने में, क्योंकि अगर आप देखो तो रशिया की जो विंटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हार्श होती हैं कि सारी की सारी जो इनकी पोर्ट्स हैं वो जम जाती हैं, जो आपकी जहाँ पे आप शिप बंदरगाह हैं बेसिकली वो जम जाते हैं। लेकिन क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद उनको जो है यहाँ पे वार्म वाटर पोर्ट्स का, ब्लैक सी का एक्सेस मिल जाता है, जिससे कि वो आगे जा कर के ट्रेड्स कर सकते हैं, प्लस यहाँ से जो है वो अपने पाइपलाइंस वगैरह भी निकाल सकते हैं। और अभी यूक्रेन के एनेक्सेशन में क्रीमिया का बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो हुआ। तो अब यहाँ पर जो है पुतिन साहब का ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो फ्लैगशिप प्रोग्राम था, और इन्होंने खुद ट्रक चला के इसको जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इनॉग्रेट किया था, और क्रीमिया की यूनिफिकेशन का एक सिंबल था ये रशिया के साथ, और कर्च जो स्टेट है उसको भी ये जो है जोड़ता है। लेकिन अब इशू क्या हुआ, इशू ये हुआ कि इस ब्रिज को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है वो की गई है, जिसके कारण से रशिया बहुत ज़्यादा एंग्री है। रशिया का कहना है कि $3.6 बिलियन का खर्चा इसके अंदर हमारा आया था, जो कि डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता है रशिया को क्राइमिया के साथ, और फ्यूल, फूड और अदर थिंग्स जो हैं हम उसके बाद सेवास्टोपोल, ये सेवास्टोपोल आप देख पा रहे हो पोर्ट बंदरगाह, सेवास्टोपोल के थ्रू हम जो है ब्लैक सी को एक्सेस करके सारी दुनिया में एक्सपोर्ट्स कर पा रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इस रूट को अगर आप कोलैप्स कर देते हो तो एक तो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, प्लस रशिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फ्यूल, फूड और मिलिट्री इक्विपमेंट्स या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पहुंचाना रशियन फाइटर्स को, जो कि यूक्रेन के अंदर अभी ट्रैप्ड हैं। तो फ्यूल के अलावा भी बहुत सारी यहाँ पे दिक्कतें, प्लस वॉर के अंदर एक बैकफुट पे आना पड़ सकता है रशिया को, तो रशिया इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एंग्री है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जो मूड माहौल है वो भी नेगेटिव चल रहा है, एंड अमेरिकन मार्केट्स के अंदर भी एक डर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, और सिमिलर डर जो है इंडिया की मार्केट्स के अंदर भी आप कह सकते हो शो हो रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली आप कह सकते हो एक रिफ्लेक्शन होती है जो आपकी एक्चुअल इकोनॉमी चल रही है उसकी, तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ईरान प्रोटेस्ट्स की अगर हम बात करें तो ईरान के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि ईरान के अंदर जो है हिजाब क्राइसिस जो इशू हुआ था अभी हिजाब का, जिसके अंदर एक 22 साल की महिला थी, उनको जो है मॉरल पुलिस ने कहा जा रहा है कि मॉरल पुलिस के द्वारा उन्हें पीटा गया था, जिसके कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। लेकिन मॉरल पुलिस का ये कहना है कि उनको सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन सेंटर में लेके गया था, जहाँ पे उन्हें जो है इस्लामिक वैल्यूज़ वगैरह के बारे में सिखाया जाता है और ऑल, ताकि वो उस तरह को के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। हमने ये भी देखा था ईरान एक फेयरली मॉडर्न वे ऑफ लाइफ को फॉलो करता था, लेकिन उसके बाद जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट इस्लामिक कंट्री बन गया, और ये फर्स्ट इस्लामिक कंट्री बन गया जिसने स्ट्रिक्टली शरिया को फॉलो किया। और उसके बाद हमने देखने को मिला कि यहाँ पे ड्रेस कोड्स आ गए कि वुमेन को इस तरह के ड्रेस कोड्स पहनने हैं जिसके अंदर हिजाब मैंडेटरी था, और साथ ही साथ लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने हैं जिसमें कि आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो ना दिखें। इसके अलावा आप फुली तरह से कवर्ड होने चाहिए, और अ वुमेन विदाउट हिजाब विल बी कंसिडर्ड एज नेकेड, इस तरह का कुछ उनका जो है स्लोगन रहा। फिर उसको एनफोर्स करने के लिए मॉरल पुलिस बनाई गई, तो एक पुलिस फोर्स बनाई गई जिसका काम सिर्फ ये चेक करना था कि लोग
इस ड्रेस कोड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, स्पेशली वुमेन। अगर कोई नहीं फॉलो करती थी तो उसे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता था, जिसके अंदर उन्हें दोबारा से जो है इस्लामिक प्रैक्टिसेस वगैरह के बारे में, जो भी उनका उसूल हैं उनके बारे में समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि यहाँ पे जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करती थी पुलिस, प्लस मारपीट करती थी, और मारपीट के अंदर ही जो है उस पर्सन की डेथ हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है रिवोल्ट्स शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर सरकार के फेवर के अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो आ गए थे कि सरकार ने जो कुछ किया ठीक किया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एंड उसके बाद फिर से जो है रिवोल्ट्स और ज़्यादा बढ़ गए कि एक तो आप गलत कर रहे हो हमारे साथ, उसके बाद हमें दबाने की भी कोशिश कर रहे हो। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो भी इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो है वो उतर गए थे। अब इसके अंदर लेटेस्ट डाटा जो है वो ये आया है कि 19 से ज़्यादा जो है बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, उनको भी इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है वो मारा गया है। एंड टोटल 185 पीपल से ज़्यादा की जो है डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं टारगेट कर रही है उन लोगों को जो कि इन प्रोटेस्ट को जो है चला रहे हैं, या उन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को। तो ये एक काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है, स्पेशली ईरान को लेकर के, जब ईरान की वैसे ही ईरान न्यूक्लियर डील के कारण से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी खराब है, चल रही है। उसके बाद ईरान का ऑयल परचेज करने पे इंडियन कंपनी पे भी सैंक्शन लग गया, जिससे कि उनका ऑयल एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ख़राब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी नेगेटिव चल रही हैं वहाँ पे। इस तरह का और एक चीज़ नेगेटिव आना एक डिप्लोमेटिक डिज़ास्टर होता है किसी भी नेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ईरान को जो है इसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, इसको कर्व करने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नॉर्ड स्ट्रीम। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 ये दो नॉर्ड स्ट्रीम्स हैं जो रशिया से यूरोप, स्पेशली जर्मनी में गैस पहुंचाती हैं। एंड जैसे जैसे विंटर इज कमिंग, तो जो आपके यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी परेशानियां उतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि इनके पास कोई और चारा नहीं है एनर्जी का। एनर्जी के कारण इनकी जो फ्यूल इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमने यूरोपियन यूनियन का भी डाटा देखा था, यूरोप के अंदर 10% अबव इन्फ्लेशन का डाटा आया था। एंड अगर रशिया के साथ ये लोग पंगे लेते हैं तो रशिया इन पाइपलाइंस को कट कर देगा या फिर गैस को सप्लाई को स्टॉप कर देगा। तो रशिया यूरोप की पूरी आप कह सकते हो जो मेन नब्ज है वो दब जाएगी और ये फ्रोज टू डेथ हो जाएंगे। इतना ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी क्राइसिस जो है वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, लाइट ग्रीन वाली जो है ये नॉर्ड स्ट्रीम ओल्ड है, और उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 है जो आपकी डॉटेड लाइन से आई हुई है पर्पल में। दोनों की दोनों जो है जर्मनी के अंदर जाके जुड़ रही हैं। अब यहाँ पे जो रशिया का कहना है वो ये है कि आपके हमें जगह जगह गैस लीक्स देखने को मिली हैं। ये आप देख सकते हो इमेजेस में डॉट्स जो हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने हमारी जो नॉर्ड स्ट्रीम्स हैं उसके ऊपर अटैक किया है जानबूझकर, जिससे कि हमारा नुकसान हो। और इसके अंदर टारगेट किया जा रहा है यूएसए को, क्योंकि जो बाइडेन साहब हैं उन्होंने ये कहा भी था कि हम नॉर्ड स्ट्रीम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो वही गैर जिम्मेवारी वाली अगर आप स्टेटमेंट दे देते हो तो बाद में एक डिप्लोमेटिक डिजास्टर बन जाती है। तो वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलती है। ट्रंप की सरकार के अंदर तो इसको पास ही नहीं किया जा रहा था, लेकिन बाइडेन ने इसको जो है पास कर दिया था, और उसके बाद यूरोप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गया रशिया के ऊपर फॉर देयर गैस। अब अगर हम नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस की बात करते हैं तो जब हम पाइपलाइंस बोलते हैं तो दोनों की दोनों ही इसमें कवर आती हैं। डेनमार्क स्वीडन आप देख सकते हैं इसके पास ही पड़ती है, डेनमार्क स्वीडन, राइट। और ये जो है सारी की सारी गैस उसके बाद पूरी यूरोप के अंदर जो है जाती है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा यूरोप जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एनर्जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 ऑलमोस्ट 1224 यानी कि 1224 किलोमीटर्स अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी तक पहुंचती है, और 2011 में से कंप्लीट किया गया था। और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है इसको रिसेंटली 2021 के अंदर ही कंप्लीट किया गया है और 1 साल से वो ऑपरेशनल हुई है। उसका भी लेंथ लगभग इतना ही है। इसके अलावा जो गैस की अगर हम सप्लाई की बात करें तो रशिया ने डिक्रीज कर दिया था गैस का सप्लाई, क्योंकि यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगा रहा था रशिया के ऊपर, तो रशिया ने सप्लाई डिक्रीज कर दिया। लेकिन सैंक्शंस बेशक रशिया पे लगाई गई हों, इफेक्ट इसका ज़्यादा नेगेटिव जो है वो यूरोप के ऊपर पड़ रहा है। यूरोपियन मार्केट्स डाउन है, अमेरिकन मार्केट्स डाउन है, लेकिन रशियन मार्केट्स डाउन नहीं है। रादर रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी या मोनोपोली का फ़ायदा उठाते हुए
गैस के प्राइसेस जो है उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अगस्त 2022 के बाद रशिया ने जो है पूरी की पूरी नॉर्ड वन को ही एक बार कह दिया था कि हम मेंटेनेंस इश्यूज़ हैं तो हम इसीलिए इसको बंद ही कर देते हैं। तो वो बंद करने के बाद आपको नेचुरली आपने देखा कि फूड प्राइसेस वहाँ पे और फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई, क्योंकि फ्यूल से ही फूड क्रिएट होता है। और जहाँ तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 का सवाल है, वो वाला जो है कंप्लीट हो गया था, लेकिन क्योंकि वॉर शुरू होगी तो जर्मनी ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट से बाहर होते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं यूरोप का ही ज़्यादा नुकसान हुआ है रादर देन रशिया। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब फिर से वॉर जो है एस्केलेट हो रही है, और अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है तो रशिया का तो काम फिर भी चल जाएगा, विंटर्स के अंदर यूरोप का, जर्मनी का काम कैसे चलेगा। तो अब आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें तो किसी भी लॉ के अंदर ऐसा एम्पावरमेंट नहीं है कि आप पब्लिक पार्टिसिपेशन को मैंडेटरी कर सको, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू है। इसके अंदर स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स किए जा सकते हैं, रादर किए भी जाते हैं। तो आंसर हो गया 2 ओनली। आई एम सॉरी। लास्ट आ जाता है हमारा मेंस का क्वेश्चन। तो मेंस का क्वेश्चन इज फेयरली इजी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताना है। हाउ डज इट इफेक्ट द ग्लोबल सोसाइटी एंड हाउ हैज़ इट बीन इफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी ऑल्सो? तो इसके ऊपर आपको लिखना है। हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, लाइव क्लासेस में भी, रिकॉर्डेड क्लासेस में भी। तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप यूपीएससी सीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप यूपीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव ईएमआई ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में। चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक लें, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।